चलिए अब हर्षकालीन प्रशासन पर प्रकाश डालते हैं। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। उसके अधीनस्थ शासक महाराज कहे जाते थे। हर्ष के शासन काल तथा समाज की जानकारी जो है ये बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री वेनसांग के संस्मरण के द्वारा मिलती है। वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगणी कहता है, जिसमें पैदल घुड़सवार गज रथ सेनाओं की टुकड़ियां थीं। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था और भंडी हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। अवंती विदेश सचिव था, जिसकी संज्ञा महासंधि विग्राहक थी। सिंहनाद उनका प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था तथा स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। राजस्थानी संभवतः वायसराय या गवर्नर होता था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए राष्ट्रभक्ति विषय एवं ग्राम में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत या राष्ट्र से था। विषय जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी और ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्राम छपटिलिक कहलाता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। वेनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय भूमि कर से प्राप्त होती थी। ये जान लीजिए, जो इनकम का जो रिसोर्स था वो लैंड टैक्स से था, जिसमें भौगोलिक कर वसूलने वाला तथा पुस्तपाल जमीन का लेखा जोखा रखने वाला पदाधिकारी होता था। उपज का 6वां राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था 1/6 पार्ट। हर्ष और बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। आरंभ में हर्ष भी शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया तथा वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। प्रयाग में हर्ष प्रति 5वें वर्ष पर एक समारोह का आयोजन करता था, जिसमें महामोक्ष परिषद कहा गया है। उसने प्रयाग के 6ठे समारोह में अपना सर्वस्व दान कर दिया था। हर्षकालीन साहित्य। हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाएं बाणभट्ट हर्षचरित एवं कादंबरी, मयूरसूर शतक। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। याद रखिए इनको। हालांकि इन रचनाओं को धावक नामक एक कवि को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। हर्ष के काल में वामन और कशिकावृत्ति नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। जयदेव कृत प्रसन्न राघव में हर्ष को भास, कालिदास, बाण एवं मयूर आदि कवियों की समकक्षता रखते हुए कविता कामिनी का साक्षात वर्ष कहा गया है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष की मृत्यु एवं कन्नौज की राजनीतिक स्थिति क्या थी, चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर्ष का कोई पुत्र नहीं था, अतः उसके बाद कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया था। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों का कन्नौज का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा। यशोवर्मन ने 700 से 740 ईस्वी में शासन किया। वह विद्वानों का आश्रयदाता था।
उसके दरबारी संस्कृत कवि भवभूति ने मालती माधव और उत्तर रामचरित एवं महावीर चरित नामक नाटकों की रचना की थी। यशोवर्मन शैव धर्म का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में यशोवर्मन के उत्तराधिकारी का नाम आमराज मिलता है। यशोवर्मन के बाद कन्नौज में आयुध वंशीय शासक वज्रायुध, इंद्रायुध तथा चक्रायुध के नाम मिलते हैं। ये सभी कमजोर शासक सिद्ध हुए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के संघर्ष का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में संघर्ष आरंभ हुआ। संघर्ष लगभग 200 साल तक चला। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष 6 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भाग लिया था तथा अंतिम छठे चरण में पाल शासक देवपाल, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण और अपने द्वितीय एवं प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम कन्नौज को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया था। अब है बंगाल का पाल वंश। चलिए इसको देखते हैं। गौड़ वंश गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के बाद 637 ईस्वी में के बाद लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति कायम हुई और 8वीं शताब्दी के बाद तक आते आते अशांति एवं अव्यवस्था से ऊब कर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा 750 ईस्वी में बनाया था। गोपाल ने बंगाल राजवंश की पालवंश की स्थापना की थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। धर्मपाल गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया था। धर्मपाल कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा। उसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाया। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार तथा सोमपुर महाबिहार वर्तमान में बांग्लादेश की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं से 13वीं सदी ईस्वी में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने की थी। यहाँ पर व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। देख लीजिए। अतीश दीपंकर श्रीज्ञान यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे, जिन्होंने तिब्बत और पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के जीवन पर्यंत कार्य किया था। वे हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के विद्वान एवं सुप्रसिद्ध लेखक थे। चूँकि नालंदा विश्वविद्यालय को भी पाल शासक संरक्षण प्रदान कर रहे थे, अतः विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रशासनिक परिषद ही नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य देखने लगी। यहाँ के स्नातकों को पंडित की उपाधि दी जाती थी। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार धर्मपाल ने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया तथा मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने भी परम सौगात की उपाधि धारण की थी। देवपाल के शासन काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। उसने देवपाल को गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल के पश्चात
कुछ समय के लिए पाल शासकों का साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक सीमित हो गया था। देवपाल बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसने लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त का संरक्षण दिया था। देवपाल के आद्यंतपुरी यानी बिहार का महाबिहार बनवाया था। फिर है विग्रहपाल। ये अल्पकालीन शासन करने के बाद उसने अपने पुत्र नारायण पाल को पक्ष में सिंहासन पर त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। नारायण पाल ने लगभग तथा उत्तरी बंगाल पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया था। फिर है महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक रहा पाल वंश का। उसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इसने अपने वंश की लुप्त हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया था। 1023 ईस्वी में उसे चोल शासक राजेंद्र प्रथम के हाथों पराजित होना पड़ा। उसने बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। फिर है जयपाल। जयपाल को कलचुरी चेदी नरेश कर्ण ने पराजित किया था। फिर ये आप देख सकते हैं उसके बाद ये पालकालीन संस्कृति, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस काल में संत रक्षित, कमलशील और दीपांकर नामक विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की थी। सारनाथ लेख के अनुसार महिपाल ने काशी में सैकड़ों भवन एवं मंदिर स्थापित करने के लिए भाइयों स्थिरपाल और बसंतपाल को रखा था। सत्यपाल ने समावती नामक एक नया नगर बसाकर वहां भवन एवं मंदिर बनवाए थे। पाल कलाकारों को कांस्य मूर्तियां बनाने के महाभारत हासिल थी। इस कला के प्रमुख केंद्र थे नालंदा, बोधगया और कुर्की बिहार। फिर है बंगाल का सेन वंश। विजय सेन। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासन की बागडोर जो थी वो सेन राजवंश के हाथों में आई। इस वंश की स्थापना राढ़ में सामंत सेन ने की थी। उसने नदिया यानी लखनौती को राजधानी बनाया। विजय सेन जो था वो 1095 से 1158 ईस्वी तक रहा। विजय सेन सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। वह सेन वंश का प्रथम महान शासक था। देवपाड़ा प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने नव्य एवं वीर को पराजित किया था। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुरी नामक नगरों की स्थापना की थी और ये शैव धर्म का अनुयायी था, जिसकी पुष्टि उसकी अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि से स्पष्ट होता है। उसकी अन्य उपाधियां परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज थीं। विजय सेन। थैंक यू।